नमस्कार प्यारे दर्शकों, मैं आपका ज्योतिष मित्र आदित्य द्विवेदी। अगर आप अपनी कुंडली का परामर्श चाहते हैं, अपने प्रश्नों के उत्तर चाहते हैं, समस्याओं का समाधान चाहते हैं, खराब ग्रह दशाओं के उपाय जानना चाहते हैं, कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं या किसी शुभ मुहूर्त के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप हमारे नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। जब आप यह देख लेंगे पूरे दिन भर में कि तिथि अच्छी है, नक्षत्र अच्छा है, भद्रा वगैरह नहीं है, तो उस दिन जब भी मुहूर्त लेना होगा तो कौन सा समय लेंगे? अभिजीत मुहूर्त या अमृत काल का। राहु काल में कुछ नहीं करना है, गुलिक काल में कुछ नहीं करना है। ऐसे और कोई मुहूर्त दिखेगा जो अच्छा होगा तो उसका चुनाव आप कर सकते हैं। ठीक है। अब एक विशेष चीज जान लीजिए, जब भी आप कोई मुहूर्त लेते हैं, कोई मुहूर्त किया जाता है, तो एक तो चंद्रमा की स्थिति देखनी जरूरी है कि चंद्रमा कैसा है। चंद्र बल बहुत जरूरी होता है मुहूर्त में। जैसे चंद्रमा शुक्ल पक्ष का है तो चंद्रमा बली माना जाएगा। चंद्रमा सूर्य के साथ है तो वो क्या हो जाता है? कमजोर हो जाता है। यहाँ पर इस कुंडली में देखिए, चंद्रमा यहाँ है। चंद्रमा अगर सूर्य के साथ होता तो अस्त होता। कुंडली में देख करके सूर्य यहीं पर बैठा है तो सूर्य कैसे गति करेगा? यहाँ से यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, ऐसे ऐसे जाएगा। तो जब चंद्रमा सूर्य के सम्मुख होगा तो शुक्ल पक्ष का होगा। कुंडली देख करके ही आप जान सकते हैं चंद्रमा किस पक्ष का है। सूर्य के साथ है तो एकदम से अस्त है, तब उसमें कोई बल नहीं। सूर्य से आगे आ गया तो सूर्य के ही प्रकाश से चंद्रमा प्रकाशित होता है। सूर्य यहाँ पर है तो चंद्रमा को प्रकाशित करेगा। और दूर हो गया तो और ज्यादा प्रकाश पड़ेगा। जब चंद्रमा सूर्य के एकदम सम्मुख आ जाएगा तो एकदम से प्रकाशित हो जाएगा। जैसे जैसे चंद्रमा सूर्य से पीछे होगा, ये क्या होता है? 180 अंश। सूर्य यहाँ है तो सूर्य की सातवीं दृष्टि यहाँ पर 180 अंश। जैसे जैसे चंद्रमा सूर्य के पीछे जाएगा वैसे वैसे कृष्ण पक्ष बढ़ता चला जाएगा, चंद्रमा प्रकाशीन हो जाएगा। तो जब चंद्रमा सूर्य के ठीक पीछे होगा, यहाँ पर सूर्य इधर से तो चलेगा नहीं। सूर्य कहाँ चलेगा? 10 से कहाँ जाएगा? 11, 11 से 12 से 1। तो जिस रास्ते पे सूर्य चल रहा है, आप मोटरसाइकिल लेके चल रहे हैं, जहां आप चल रहे हैं मोटरसाइकिल लेके, ठीक उसके सामने प्रकाश रहेगा। तो सूर्य यहाँ है तो प्रकाश सीधे सीधे सामने चलेगा। ठीक है। तो अगर चंद्रमा पीछे आ गया तो समझ जाइए चंद्रमा पे सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ रहा है, चंद्र निर्बल है। कुंडली में भी ये बात लागू होती है। कुंडली में जहां कहीं सूर्य रहेगा उससे आगे के 6 भाव प्रकाशित रहते हैं, सूर्य का प्रकाश पड़ेगा। और जो भाव सूर्य से छिपे होते हैं वो भाव प्रकाशित नहीं रहते हैं। सूर्य के सामने जो भाव हैं उनका प्रभाव जीवन में ज्यादा आपको दिखेगा। सूर्य दशम में है तो 11वें 12वें लग्न, द्वितीय तृतीय चतुर्थ का फल ज्यादा अच्छा परिलक्षित होगा। इन भावों से जुड़ी हुई चीजें जीवन में ज्यादा स्पष्ट रहेंगी। और जो भाव छिप गया, सूर्य से पीछे आ गया, उस भाव के फल उतने ज्यादा स्पष्ट जीवन में नजर नहीं आएंगे। समझना पड़ेगा, छानबीन करना पड़ेगा। तो मुहूर्त आदि में चंद्र बल बहुत आवश्यक चीज होती है। चंद्रमा का बल बहुत आवश्यक होता है। अब आपको तो ये पता चल गया कि कैसे आप तिथि अच्छी देख लेंगे, नक्षत्र देख लेंगे और भद्रा वगैरह देख लेंगे। इसके बाद
दो चीजें याद रखिए। अगर आपने अच्छे चंद्रमा का चुनाव कर लिया, चंद्रमा बलवान है मुहूर्त में, तो अकेला चंद्रमा उस मुहूर्त के बल को 100 गुना बढ़ा देता है। नोट कर लीजिए, चंद्र बल जो है मुहूर्त के प्रभाव को कितना गुना मल्टीप्लाई करता है? 100 गुना। ये नोट करिए। अब इसके साथ साथ अगर चंद्र अच्छा है, चंद्र बल अच्छा है 100 गुना, उसके साथ साथ अगर आपने लग्न भी अच्छा चुनाव कर लिया तो लग्न का फल 1000 गुना। चंद्र बल 100 गुना और लग्न बल 1000 गुना असर डालता है। तो आज का जो विषय है लग्न निर्धारण का है कि मुहूर्त में लग्न का महत्व क्या है। एक तो मैंने आपको बता दिया, अमृत काल ले लीजिए, अभिजीत मुहूर्त ले लीजिए, इस तरीके से वो अच्छा है। लेकिन अगर अमृत काल अभिजीत नहीं ले रहे हैं तो लग्न अगर अच्छा डिसाइड करना है तो कैसे करेंगे? क्योंकि बहुत सारे कार्यों में लग्न देखना पड़ेगा। जैसे घर बना रहे हैं तो स्थिर लगन में, जीवन में जो चीजें स्थिर रूप से आप करना चाहते हैं, जो स्थिर रहने वाली चीजें हैं, उनके लिए स्थिर लगन लेना है। अरविंद कंबोज जी, गाड़ी आप किस लिए लेते हैं? स्थिर रहे कि चलती रहे? चलती रहे, तो उसके लिए कौन सा लगन लेना है? चर लगन। घर क्या लेंगे? चलता रहे कि स्थिर रहे? स्थिर रहे, डामाडोल ना हो, भूकंप के झटके सह पाए। ये नहीं भूकंप आया तो कह दे अब मैं भी चलता हूं। तो घर स्थिर लगन में। प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, रोकना चाहते हैं, तो स्थिर लगन। और अगर आपने प्रॉपर्टी इसलिए खरीदा है क्योंकि आप प्रॉपर्टी का काम करते हैं, खरीद के बेचना चाहते हैं जल्दी जल्दी, तो किस लगन में लीजिए? चर लगन में। स्थिर में ले लेंगे तो वह प्रॉपर्टी थोड़ा ज्यादा स्थिर दिनों तक रुकेगी, मतलब उसके लिए ग्राहक उतने झटाझट नहीं मिलेंगे। और दो स्वभाव क्या है? जब हमें कोई काम करना है जिसमें हमें स्थिर लगन की जरूरत हो, ना मिले, तो दो स्वभाव ले लीजिए। तो जहां हमें स्थिर की जरूरत है, नहीं मिलेगा, तो हम दो स्वभाव भी ले सकते हैं। ठीक। अब यही लगन निकालना मैं सिखाऊंगा कि ऐसा नहीं है कि कोई भी स्थिर लगन मिल गया तो बस ओके है, कोई भी चर मिल गया, उसमें भी कुछ विशेष बातें देखनी है। जैसे यहाँ पे जो कुंडली है सिंह लगन की है, 5 नंबर की गिनती है। कितने बजे की कुंडली है ये आप देख सकते हैं, मतलब जो भी टाइम 11 फरवरी का मैंने लिया है, यहाँ पर आज के तारीख की ही कुंडली ली गई है, 11 फरवरी 2024। समय भी अभी का ही मैंने लिया है, करंट का समय। सिंह लगन यहाँ पे बन रहा है, यानी इस लगन में आप कौन सा काम कर सकते हैं? स्थिर समय, ज्यादा दिनों तक जिन चीजों की स्थिरता चाहते हैं ऐसे काम कर सकते हैं। ध्यान क्या देना है लग्न के चुनाव में? पहले तो आप यह देखिएगा कि जो अभिजीत मुहूर्त है दोपहर का 12 से 1 के बीच में लगभग पड़ता है, किस दिन कितने बजे है ये देख लीजिएगा। पहले तो यह देख लीजिएगा कि क्या अभिजीत मुहूर्त के समय आपके काम के अनुरूप लगन मिल रहा है कि नहीं। तो उसको अगर मिल जाए तो लीजिएगा, अन्यथा फिर जितने बजे राहु काल है, गुलिक काल है, उस समय का लगन ना लीजिएगा। जब भी कोई भी लगन का चुनाव करिएगा तो ये जरूर देखिएगा उस लगन से। लगन का चुनाव कैसे करेंगे? कुंडली बनाना है और क्या। जैसे यही कुंडली है, इसी में मुझे देख, ये जो बना हुआ है आज का ही है, 20:26 का है। आप दोपहर के 3 बजे मान लीजिए काम करना चाह रहे हैं, तो यहीं पर दोपहर के 3 बजे का ले लीजिए। 3 बजे माने जैसे कुंडली बनाते हैं वैसे ही बनाना है। 3 बजे मतलब 15 बजे। 15 बजे का मैं किया तो मिथुन आ गया। मिथुन से एनालिसिस करिए, मिथुन में नहीं सही आएगा तो फिर और घंटा आगे पीछे करिए।
ऐसे हर घंटे की कुंडली बनानी है लगन चेंज कर करके। देखना क्या रहेगा इसमें कि जो लगन आप ले रहे हैं उस लगन से छठा भाव पीड़ित ना हो, आठवां पीड़ित ना हो, बारहवां पीड़ित ना हो। सीधा सा बेसिक सा रूल है। आज मैं दोपहर में 3 बजे घर की मुहूर्त, घर का पूजन, जमीन पूजन, भूमि पूजन करना चाहता हूँ। तो क्या ठीक है कि नहीं है? जैसे कुंडली का एनालिसिस करते हैं ठीक उसी प्रकार से लग्न का एनालिसिस होगा। पहले तो देखिए लग्नेश अष्टम में है, गड़बड़ हो गया। अष्टम में दो दो क्रूर ग्रह है, गड़बड़ हो गया। यानी मिथुन लगन सही नहीं आ रहा है। कोई ऐसा समय लीजिए जहां से छठा, आठवां और बारहवां भाव क्या मिले, शुद्ध मिले। तो अनुमान लगा लीजिए अपने हिसाब से। वृषभ लगन ले लेते हैं, अगर इसको हम लगन मानेंगे तो यहाँ से जो छठा भाव होगा ठीक है, केतु छठे भाव में ठीक ही है, क्रूर ग्रह ठीक है, सातवां ठीक है, आठवें में शुक्र बैठ गया है तो थोड़ा सा गड़बड़ हुआ, नवम में ये ग्रह है। तो ऐसे एनालिसिस करना होगा। एक विशेष चीज और जो एनालिसिस करना है कि जो लग्न आप लेना चाह रहे हैं उस लगन से केंद्र में कोई शुभ ग्रह पड़ जाए, बृहस्पति पड़ जाए, तो जो उस मुहूर्त में छोटे छोटे दोष होंगे वो दूर हो जाएंगे। नोट कर लीजिए। मुहूर्त के लिए जो लग्न निर्धारण कर रहे हैं उस लग्न से केंद्र में शुभ ग्रह का होना मुहूर्त के बल को बढ़ाएगा। यानी कोई ऐसा लगन चुनना है जिससे केंद्र में बृहस्पति मिल जाए, शुक्र मिल जाए, शुक्ल पक्ष का चंद्रमा या बुध मिल जाए। उसी में आगे बढ़ा लीजिए। और उस लग्न से छठा, आठवां और बारहवां भाव, उस लग्न से छठा, आठवां और बारहवां भाव खाली हो। छठा, आठवां, बारहवां भाव खाली हो। अगर खाली ना हो तो कम से कम पीड़ित ना हो। इसका मतलब अभी समझा रहा हूं। छठा, आठवां, बारहवां खाली हो, अगर खाली ना हो तो ये भाव पीड़ित ना हो। अब मान लीजिए अष्टम भाव में क्रूर ग्रह हमेशा गड़बड़ है, जैसे सूर्य हो गया, मंगल हो गया, तो कलह के कारण बन जाएंगे। लेकिन आठवें में मान लीजिए बृहस्पति मिल गया, अपनी राशि का मिल गया। पहली चीज तो हम देखेंगे कि उस लग्न से आठवां खाली ही रहे, नहीं खाली है तो कोई शुभ ग्रह है, अपनी राशि का है तो काम चल जाएगा। छठा भाव खाली नहीं मिल रहा है, मंगल मिल रहा है तो अपनी राशि का मिल गया तो काम चल जाएगा। छठा, आठवां, बारहवां पीड़ित नहीं होना चाहिए। अब देखिए इसी लग्न को देखते हैं। मिथुन लगन अगर मुहूर्त करने के लिए आता तो मैं रिजेक्ट कर देता, क्योंकि इसका आठवां भाव पीड़ित है। आठवां भाव शांति का भाव है, चैन का, सुकून का, आप जानते हैं आयु का है। अब आठवें में मंगल और सूर्य क्रूर ग्रह, गर्मी वाले ग्रह हैं, तो जिस चीज के लिए मुहूर्त करने जा रहे हैं ना उसमें बड़ा तनाव रहेगा। इस मुहूर्त में घर बना देंगे ना तो आपके घर, जैसे कुंडली में आठवें का सूर्य मंगल बुरा होता है वैसे आपके घर के लिए ही बुरा हो गया। कलह तनाव हमेशा उस घर में रहेगा। मंगल सूर्य अग्नि है, अग्नि बिजली का भय हमेशा रहेगा। अगर मेष लगन इसी में चुनाव कर लिया जाए तो कैसा रहेगा, मेष लगन का बना के यहाँ पे देखते हैं। मेष लगन पे एनालिसिस करें, देखें क्या आएगा। 12 बजे कर दिए तो वृषभ है और पीछे जाना पड़ेगा। 12 बजे का लिया हूं, इसको 11:30 कर देते हैं या 11 बजे कर देंगे तो मेष आ जाएगा। मेष लगन बन गया। अब देखिए जरा तो उसमें और इसमें अंतर है, उसमें और इसमें ज्यादा अंतर दिख रहा है। उसमें आठवां पीड़ित था लेकिन इसमें आठवां पीड़ित नहीं है। कई चीजें पॉजिटिव हुई। क्या क्या पॉजिटिव हुई? छठे में केतु है, केतु चलता है, छठे में केतु चलेगा, राहु भी चलेगा, ठीक है। आठवां पीड़ित नहीं है। 12वें में राहु है, इतना ज्यादा गड़बड़ ये भी नहीं है,
गड़बड़ है, ना रहता तो अच्छा ही रहता, लेकिन अब नहीं मिल रहा है कोई, तो इससे काम चलेगा। क्योंकि केंद्र में मुझे क्या मिल गया है? गुरु। शुभ ग्रह केंद्र में मिल गया अगर बृहस्पति मुख्य रूप से, तो छोटे छोटे दोषों का ये जो राहु 12 में है इसका समन करेगा। दूसरी चीज, जो सूर्य मंगल 8वें में बहुत बुरे होते हैं, दसम में वही बहुत अच्छे हो जाते हैं। दसम भाव क्या है? कर्म है, कार्य है, यश है, प्रसिद्धि है। तो जिस चीज के लिए मुहूर्त कर रहे हैं उस मुहूर्त से यश, प्रसिद्धि, ये सब बढ़ेगा। दसम भाव अच्छा हो गया। शुक्र भी अच्छा है, नवम में है। शनि भी अपनी राशि का होकर के एकादश में है। यहाँ शनि चंद्रमा का योग वैसे देखने की जरूरत नहीं है, लगन से छठे, 8वें, 12 में नहीं है, ठीक है। क्योंकि अब ना रहे एक साथ तो वो अच्छा है। मान लीजिए चंद्रमा गुरु के साथ होता तो ये और अच्छी कंडीशन होती। तो किस डेट में चंद्रमा और गुरु एक साथ हो रहे हैं उसका, उस डेट का मुहूर्त लीजिए। नहीं मिल रहा है तो इसी प्रकार से चेक करना है। क्या क्या आपने सीखा? तिथि अच्छी मिले, तिथि मतलब रिक्ता तिथि ना रहे। पता चला घर बनवाने जा रहे हैं और रिक्ता तिथि ले लिए, रिक्ता माने खाली खाली। अब उस घर में कभी चीजों की पूर्ति होगी ही नहीं, हमेशा कमी बनी रहेगी। जया तिथि ले लिए, जय जयकार रहेगी। पूर्णा ले लिए, सब कुछ पूर्ण रहेगा। इसी प्रकार से नक्षत्र देख लीजिए, भरणी नक्षत्र ले लिए, आद्रा ले लिए, शतभिषा ले लिए, खराम नक्षत्र ले लिए। नक्षत्र वाला पीडीएफ पढ़िएगा, उसमें लिखा गया है, अभी मैं लिखाऊंगा अभी। शुभ और अशुभ नक्षत्र, नक्षत्र अच्छा ले लिए। भद्रा नहीं है तो उसके बाद आप इसी प्रकार से लग्न निर्धारित करिएगा। स्थिर काम है तो स्थिर लगन, चलायमान काम है तो चर लगन। नहीं मिल रहा है तो दो स्वभाव जो है ये दोनों में उपयुक्त है। चाहे स्थिर काम हो चाहे चलायमान काम हो, दो स्वभाव वाले लग्न में आप कोई भी काम ले सकते हैं, कर सकते हैं। लग्न आप कुंडली जैसे बनाते हैं वैसे 2-2 घंटे पे चेंज करिए। जैसे कुंडली बनती है, जो काम आप करने जा रहे हैं उसी की कुंडली बनाना है। कुंडली कितने बजे अच्छी आ रही है? 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे। जितने बजे कुंडली अच्छी आ गई, जैसे अच्छी कुंडली आप देखते हैं, एनालिसिस करते हैं, वैसे उस दिन जब अच्छा कुंडली बन रहा हो जितने बजे, वही लगन लेकर के मुहूर्त करना है। छठा, 8वां भाव पीड़ित ना रहे। चंद्रमा की स्थिति विशेष महत्वपूर्ण होती है। अब चंद्रमा को समझिए। चंद्रमा आपने अच्छा ले लिया, अब चंद्रमा का विशेष संबंध निकाला जाता है। जो व्यक्ति मुहूर्त करने वाला है, जैसे घर का पूजन होना है, नींव रखी जानी है, ईंट रखा जाएगा, मुहूर्त होगा, तो स्वाति शर्मा जी के घर में 4 लोग हैं। एक स्वाति जी हैं, एक इनके कोई और हैं, तो वैसे 3-4 लोग घर में हैं। अब ये डिसाइड करना है कि मुहूर्त करे कौन। लगन तो आपने सही चुनाव कर लिया, सब देख लिया, लेकिन कौन सा व्यक्ति घर में इस मुहूर्त को करे। कुछ मुहूर्त होंगे जो आप खुद ही करेंगे, जैसे व्यापार आप कर रहे हैं तो वो आप ही करेंगे। प्रमोशन हुआ, नौकरी ज्वाइन करना है, तो वो तो आपके स्थान पे कोई नहीं करेगा। लेकिन कुछ ऐसे काम होते हैं जो हम अपने परिवार के दूसरे सदस्यों के माध्यम से भी करते हैं। तो यहाँ पे चंद्रमा को मैच कराना है। कैसे कराना है? ध्यान से सुनिए। मुहूर्त का दिन, लग्न, सब फाइनल हो गया। जिस व्यक्ति के हाथ से मुहूर्त होना है उस व्यक्ति की राशि क्या है ये देख लेना है। कौन सी राशि देखना है? प्रसिद्ध नाम की राशि, कुंडली वाले नाम की राशि नहीं। कुंडली वाले नाम की राशि नहीं लेना है। महेश गुप्ता नाम है तो महेश नाम से जो राशि बनेगी उस राशि को ले लेना है। किस नाम से कौन सी राशि बनती है पता नहीं है? महेश नाम है तो माँ अक्षर से सिंह राशि। ये कौन सी राशि बनी? सिंह। मान लीजिए महेश जी को ही मुहूर्त करना है, मैं इन्हीं पे एग्जाम्पल समझा दे रहा हूं। तो चाहे खाली माँ हो, चाहे माँ पे आ की मात्रा हो, चाहे माँ पे छोटी ई हो चाहे बड़ी ई, छोटा ऊ बड़ा ऊ, हिंदी में दो छोटा और बड़ा चलता है।
जो छोटा होता है उसी का बड़ा होता है। छोटा ऊ होता है, बड़ा ऊ होता है। छोटा आ, बड़ा आ। तो ये दोनों चीजें एक ही होती हैं, इसमें अलग अलग नहीं चलता है। तो महेश जी की कौन सी राशि हो गई? सिंह। हमने अभी कौन सा लगन डिसाइड किया? मेष लगन। मेष लगन ठीक है। अब क्या महेश जी मुहूर्त कर सकते हैं कि नहीं, ये देखने के लिए हमें देखना होगा महेश जी की सिंह राशि है और उस दिन चंद्रमा किस राशि पर है। तो देख लेते हैं। महेश जी की जो राशि है उसे मार्क करिए। कहाँ है महेश जी की राशि? सिंह राशि, जहां 5 नंबर लिखा गया है। महेश जी की राशि ये है और चंद्रमा उस दिन कहाँ पर है? यहाँ पर है। महेश जी की राशि जो है उस राशि से प्रसिद्ध नाम वाला लेना है, कुंडली वाली राशि नहीं। महेश जी की जो राशि है उस राशि से चंद्रमा छठे, आठवें या 12वें भाव में नहीं होना चाहिए। घर में 3 लोग हैं, तीनों लोगों के नाम से जिस दिन मुहूर्त कर रहे हैं उस दिन के चंद्रमा को देखना है। सभी लोगों का नाम नोट करिए, सबकी राशि जान लीजिए। घर में जितने लोग हैं, जैसे घर बनाना है तो उन्होंने पूछा, देखिए मुहूर्त कौन करेगा। अब जो व्यक्ति मुहूर्त करने वाला है उसकी जो राशि है, नाम राशि, उससे चंद्रमा 8वें बैठा हुआ है। वह व्यक्ति अगर मुहूर्त करेगा, 8वां भाव किसका है? विपत्ति का। तो उस घर में विपत्ति आएगी, मुहूर्त होने के साल 1.5 साल बाद ही आ जाएगी। छठे भाव में चंद्रमा है तो घर बनाने के बाद जो व्यक्ति मुहूर्त कर रहा है वह व्यक्ति स्वयं रोग ऋण शत्रु से परेशान होगा और वह व्यक्ति जब तक जीवित रहेगा तब तक उस घर में रोग ऋण शत्रु आते रहेंगे। उसके मरने के बाद ही उस घर का उद्धार होगा। 12वें में चंद्रमा है तो व्यय बना रहेगा। तो जो व्यक्ति मुहूर्त करने जा रहा है उसकी नाम की राशि क्या है ये ले लीजिए, और जिस दिन मुहूर्त कर रहे हैं उस दिन चंद्रमा की राशि टैली कराइए। उस व्यक्ति की राशि और चंद्रमा की राशि दोनों अच्छे कॉम्बिनेशन में हो, केंद्र में हो, एक दूसरे से त्रिकोण में हो, 6, 8, 12 में नहीं होना चाहिए। अगर दोनों एक ही बन जाए तो और भी अच्छा है। चंद्रमा कुंभ राशि में है तो जिस व्यक्ति के नाम से कुंभ राशि पड़ता हो वही व्यक्ति मुहूर्त कर दे तो और भी अच्छा है। इस चीज को अपने शब्द में नोट कर लीजिएगा अपने हिसाब से, अनुसार से। ये कोई बहुत टेक्निकल चीज नहीं है भैया, जैसे कुंडली देखी जाती है वैसे ही है। चंद्र का बल ठीक लेना है। जो आपने लग्न निकाला उस लगन से छठे, आठवें, 12वें में चंद्रमा नहीं होना चाहिए। और जो व्यक्ति मुहूर्त करने जा रहा है उसकी राशि से छठे, आठवें, 12वें में चंद्रमा नहीं होना चाहिए। अब यहीं पर एक अपवाद है। अगर आप मुहूर्त यात्रा के लिए निकाल रहे हैं और तब राशि से 12वें चंद्रमा है तो ये चलेगा। यात्रा के मुहूर्त में आपकी राशि से 12वें का चंद्रमा शुभ होता है, क्योंकि 12वां भाव दूरी का है, चंद्रमा गतिशील है, जल्दी जल्दी चलता है। तो यात्रा आपकी जल्दी पूरी हो जाएगी। सिर्फ यात्रा के केस में 12वें का चंद्रमा चलेगा, अन्य दूसरे केस में 12वें का चंद्रमा नहीं लेना है। ठीक है, अब अगले विषय पे चलते हैं। अगला विषय यह है कि अगर कृष्ण पक्ष चल रहा है तो चंद्र बल लेने के बजाय, या चंद्र बल लीजिए तब भी लीजिए, 6, 8, 12 में ना पड़े। अगर कृष्ण पक्ष है, कृष्ण पक्ष मानेंगे कब से? कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि से पंचमी तक, कृष्ण पक्ष की पंचमी तक चंद्रमा में प्रकाश होता है। चंद्र बल शुक्ल पक्ष की पंचमी से कृष्ण पक्ष की पंचमी तक चंद्रमा बलवान है। ये कैसे पता चलेगा? या तो वहीं अभी जो बताया था कल वहां पे जाकर के देख लीजिए, शुक्ल पक्ष है तो चंद्रमा कहाँ पर है, या दूसरा इसी कुंडली को देख के जान सकते हैं। इतने अनुभवी बनिए
सूर्य दशम में है, चंद्रमा उसके आगे है, तो यानी ये शुक्ल पक्ष का चंद्रमा है। चंद्रमा यहाँ कहीं होता है तो सबसे ज्यादा, सूर्य के सम्मुख हो गया तो एकदम से उदय है। अब यहाँ है तो थोड़ा सा अस्त हुआ, लेकिन जैसे ही सूर्य से अष्टम आया, अब ये पूर्ण रूप से अस्त हो गया, धीरे धीरे और अस्त होगा। चंद्रमा सूर्य के साथ है तो एकदम अस्त है। बलवान चंद्रमा सबसे अधिक बलवान कहाँ पर होगा? सूर्य से सातवें भाव में। उससे थोड़ा कम बलवान होगा सूर्य से छठे भाव में। सूर्य से पंचम में थोड़ा और कम होगा। मतलब अगर चंद्रमा सूर्य से तीसरे, चौथे, पांचवें, सूर्य से चंद्रमा तीसरे भाव, चौथे, पांचवें, छठे, सातवें, आठवें भाव तक होता है तो बलवान होता है। नोट कर लीजिए, सूर्य से तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे, सातवें, आठवें भाव तक चंद्रमा बलवान है। सूर्य से नवम, दसम, एकादश, द्वादश, सूर्य के साथ और सूर्य से द्वितीय भाव में कमजोर है। चंद्रमा का पक्ष बल बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसको लिख लिए। दूसरा एक और लिखिए, चंद्रमा पे एक बात जो और विशेष रूप से लागू होती है। चंद्रमा का एक तो पक्ष बल, दूसरा जब भी मुहूर्त देखिएगा तो उसमें ये चीज ज्यादा प्रयास करिएगा। जब भी चंद्रमा पाप ग्रह के साथ हो, पाप ग्रह की दृष्टि में हो, या पाप कर्तरी में हो, पाप कर्तरी मतलब आगे पीछे पाप ग्रह हो, पाप ग्रह के साथ हो, पाप ग्रह की दृष्टि हो, तो चंद्रमा पीड़ित हो जाता है। ऐसे दिन को मुहूर्त के लिए वर्जित करना चाहिए। भले ही शुक्ल पक्ष का चंद्रमा हो तो भी इंतजार करिए, 1.25 दिन बीते, चंद्रमा आगे निकल जाए, उससे हट जाए, तब करिए। यानी चंद्रमा का पक्ष बल और चंद्रमा का क्रूर ग्रहों के इन्फ्लुएंस से बाहर होना ये जरूरी है। इसी से एक नियम और बनता है, इसी का अपोजिट करिए। अगर क्रूर ग्रह के साथ हो करके पीड़ित हो रहा है तो, अगर चंद्रमा शुभ ग्रह के साथ हो, शुभ कर्तरी में हो, शुभ ग्रह की दृष्टि में हो, तो अच्छे योग का प्रभाव गुणित हो जाएगा, कई गुना बढ़ जाएगा। पीड़ित है अगर क्रूर ग्रह का इन्फ्लुएंस है तो मुहूर्त कमजोर होगा। ठीक उसी के अपोजिट अगर शुभ ग्रह का प्रभाव बढ़ गया तो मुहूर्त और ज्यादा अच्छा हो जाएगा, सोने पे सुहागा वाली स्थिति। ठीक है, एक तो ये कर लीजिएगा। दूसरा, अभी मैंने आपको बता ही दिया, चंद्रमा अगर अच्छा ले रहे हैं तो 100 गुना, और लगन अच्छा ले लिए तो 1000 गुना। दोनों अच्छा मिल गया तो सब कुछ बेहतर। 1000 गुना भी ले लिए, 100 गुना भी ले लिए, कोई परेशानी? उर्वशी जी बात समझ में आ रही है? अब दूसरी चीज जो थोड़ा ध्यान से समझना है, तारा बल मैं बताऊंगा। शुक्ल पक्ष में तो चंद्रमा सूर्य के सम्मुख है, बलवान होगा, तो चंद्र बल ले लिए। लेकिन अगर कृष्ण पक्ष है, चंद्रमा अधेरे पाख में है, तो चंद्रमा का बल क्या देखेंगे? जैसे अब ये चंद्रमा यहाँ पर होगा, सूर्य तो यहाँ पर है ना, तो चंद्रमा यहाँ से यहाँ तक अच्छा हुआ। अभी मैं नोट करा दिया आपको, तीसरे भाव सूर्य से, तीसरे सूर्य से चौथे, सूर्य से पांचवें, छठे, सूर्य से सातवें, आठवें भाव तक प्रकाशित है। अब अगर सूर्य यहाँ, चंद्रमा यहाँ पर हो, यहाँ पर हो, यहाँ पर हो, तब ये तो कृष्ण पक्ष का हुआ, उसके पास प्रकाश है ही नहीं, तो अब चंद्रबल का नियम लागू ही नहीं है। अब यहाँ पे तारा बल का नियम लागू होगा। अब वही लिखिए, अगर चंद्रमा कृष्ण पक्ष का हो तो चंद्र बल देखने के बजाय तारा बल देखना चाहिए। अब इसमें भी कोई डाउट वाला सवाल ही नहीं है कि तारा बल कब देखना है। अभी ऊपर बताया हूं भैया, जब भी चंद्रमा सूर्य से यहां पर है, नवम भाव में है, दसम में है, सूर्य से एकादश में है, सूर्य से द्वादश में है, सूर्य जहां बैठा है वहीं है, सूर्य से दूसरे भाव में है, तो चंद्र बल तब ना देखिए कि चंद्रमा किस राशि में है, पाप कर्तरी में है, शुभ कर्तरी में है क्या, ये सब नियम भूल जाइए। अब तारा बल लगाना है। तारा बल क्या है? तारा बल, 9 तारा होते हैं। कितनी ताराएं होती हैं? 9 तारा।
इसको निकालना कैसे है? चंद्रमा हर दिन किसी न किसी राशि पे होगा, तो उसके पीछे अगर आप जाएंगे तो चंद्रमा किसी न किसी नक्षत्र पर होगा। तारा बल कहाँ से निकलता है? नक्षत्र से। तारा बल नक्षत्र से निकलता है। अब जैसे यही कुंडली है, इसमें चंद्रमा कुंभ राशि पर है, किस नक्षत्र में है? तो इसको देखने के लिए ग्रह स्पष्ट निकाल लेंगे, पता चल जाएगा। यहाँ पर देखिए, चंद्रमा कुंभ राशि पे 15 अंश का कहाँ है? शतभिषा नक्षत्र में है। जैसे कुंडली में देखते हैं वैसे ही देखना है, जिस दिन मुहूर्त बना रहे हैं उसी दिन उसी बजे की कुंडली लीजिए, सब पता चलेगा कौन सा ग्रह किस राशि पर कितने अंश का किस नक्षत्र में है। तो यहाँ पर चंद्रमा किस नक्षत्र में है? शतभिषा नक्षत्र में है, ठीक। जो हम उदाहरण कुंडली लिए हैं। अब क्या करना है? जिस दिन मुहूर्त, नोट करिए, जिस दिन मुहूर्त देख रहे हैं, पॉइंट नंबर 1 तारा बल निकालने का, जिस दिन मुहूर्त देख रहे हैं उस दिन चंद्रमा किस नक्षत्र पर है, उसे लेना है, उस नक्षत्र को लेना है। नंबर सेकंड पॉइंट, जिस व्यक्ति के लिए मुहूर्त देख रहे हैं, जिस व्यक्ति के लिए मुहूर्त देख रहे हैं उसकी कुंडली में चंद्रमा किस नक्षत्र में है। दोनों जगह चंद्रमा का नक्षत्र लेना है। एक तो जिस व्यक्ति के लिए देख रहे हैं उस व्यक्ति का जन्म किस नक्षत्र में हुआ है। चंद्रमा जिस नक्षत्र में होता है वही व्यक्ति का जन्म नक्षत्र होता है। जिस व्यक्ति के लिए मुहूर्त देख रहे हैं उस व्यक्ति का चंद्रमा किस नक्षत्र में है, यह ले लीजिए। और जिस दिन मुहूर्त देख रहे हैं उस दिन गोचर का चंद्रमा किस नक्षत्र में है, ये लेना है। ठीक, आगे लिखिए। तीसरा पॉइंट, व्यक्ति के जन्म नक्षत्र से, व्यक्ति के जन्म नक्षत्र से मुहूर्त वाले दिन, मुहूर्त वाले दिन चंद्रमा जिस नक्षत्र में है वहां तक गिनना है, वहां तक गिनना है। नंबर 4, प्राप्त संख्या को 9 से भाग देना है, क्योंकि 9 ताराएं हैं तो इसलिए 9 से भाग देना है। पहले पूरा लिखा दे रहा हूं तब समझाता हूं, ठीक। 9 से भाग देना है। अगर शेष एक बचे, अगर एक शेष बच जाए भाग देने पर, जैसे 19 में भाग दीजिए 9 से, तो 9 दूनी 18, एक बचेगा। अगर शेष एक बचे तो जन्म तारा, अभी सब ताराओं का अर्थ समझाऊंगा। एक बचे तो जन्म तारा, दो बचे तो संपत तारा, संपत संपत्ति संपत, तीन बचे तो विपत, विपत्ति से जुड़ा है विपत तारा, चार बचे तो क्षेम तारा, पांच बचे तो प्रत्यरि तारा, छह बचे तो साधक तारा, सात बचे तो वध तारा, आठ बचे तो मैत्र तारा, मित्र, मित्र तारा या मैत्र तारा, शून्य बचे तो अतिमित्र तारा, जानना चाहिए। अब हम इसको कर लेते हैं प्रैक्टिकल। अभी जो कुंडली ली गई थी इसमें चंद्रमा शतभिषा नक्षत्र पर है, यानी जिस दिन हम मुहूर्त कर रहे हैं 11 फरवरी 2014 दिन का 11 बजे का समय, उदाहरण हमने लिया है जो, इसमें चंद्रमा शतभिषा नक्षत्र में, सब लोग नोट करिए अपने रजिस्टर पर कि जिस दिन मुहूर्त ले रहे हैं मुहूर्त का चंद्रमा कहाँ है? शतभिषा नक्षत्र पर है। मुहूर्त का चंद्रमा शतभिषा नक्षत्र पर आ गया। चलिए अश्विनी और शतभिषा मान लेते हैं। पेन पता नहीं, हाँ मिल गया। देखिए पहले तो शतभिषा नक्षत्र कहाँ पर है? यहाँ पर है, 24वां नक्षत्र है। ठीक, सूत्र क्या कहता है? जिस दिन मुहूर्त कर रहे हैं उस दिन चंद्रमा किस नक्षत्र में है यह जानना है, और जिस व्यक्ति के लिए मुहूर्त ढूंढ रहे हैं उसकी कुंडली में चंद्रमा किस नक्षत्र में है उसे लेना है। गिनना कहाँ से है? जन्म के नक्षत्र से मुहूर्त वाले नक्षत्र को गिनना है, उल्टा ना कर दीजिएगा। अश्विनी नक्षत्र अगर हम मानते हैं व्यक्ति का जन्म हुआ है तो यहां से जब गिनेंगे तो 24 आएगा ही, क्योंकि ये पहला नक्षत्र है। 24 में 9 से भाग दीजिए, 24 में 9 दूनी 18, 9 तिरिक 27, ज्यादा हो जाएगा, दो ही जाएगा, 9 दूनी 18 हो गया,
19, 20, 21, 22, 23, 24। क्या शेष बचा? 6। 6 शेष बचने पर साधक तारा होगा। दूसरा उदाहरण से समझिए। मान लीजिए उर्वशी जी की जिस दिन मुहूर्त देख रहे हैं उस दिन शतभिषा नक्षत्र है, और जिस व्यक्ति के लिए देख रहे हैं उस व्यक्ति का जन्म पुनर्वसु नक्षत्र में हुआ, उसकी कुंडली में चंद्रमा पुनर्वसु नक्षत्र में है। अब देखना है कि कौन सा तारा है। तो व्यक्ति का जो चंद्रमा कुंडली में जहां है उस नक्षत्र से गिनेंगे, ना कि गोचर वाला जिस दिन मुहूर्त देख रहे हैं वहां से गिनेंगे, ऐसा नहीं है। पुनर्वसु से गिनिए शतभिषा तक कितना हो रहा है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 हुआ। भाग कितने से देना है? 9 से। 18 हुआ। 9 दूनी 18। पूरा कट गया, कितना बचेगा? शून्य बचेगा। शून्य बचे तो कौन सा होता है? अतिमित्र होता है। तो कौन सा तारा है इस प्रकार से निकल जाएगा। आप लोगों के लिए 1 मिनट का वर्क है। आप लोग तारा निकाल के एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए, फिर हम चलते हैं। मान लीजिए गोचर का जो चंद्रमा है वो मूल नक्षत्र में है। जिस दिन मुहूर्त निकाल रहे हैं महेश जी, उस दिन चंद्रमा मूल नक्षत्र में है। और जिस व्यक्ति के लिए निकालना है कुंडली में उसका चंद्रमा श्रवण नक्षत्र में है। अब निकालिए कौन सा तारा है। यहीं से गिनते हुए पूरा जाइए, श्रवण से गिनना शुरू करिए। ये क्रम से ही जो नक्षत्र हैं ये क्रम से ही हमेशा रहेंगे, इसलिए ये नक्षत्र वाला फोटो आपके पास रहे। चलिए अब मैं बता देता हूँ। श्रवण, जहाँ जो जन्म का जो नक्षत्र है वह श्रवण है। जिस दिन मुहूर्त देख रहे हैं वह मूल है। श्रवण से ही गिनना शुरू करेंगे। 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, रेवती 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25वां नक्षत्र है। 9 से भाग दीजिए। 9 दूनी 18, 9 त्रिक 27। 3 जाएगा नहीं, 2 बार ही जाएगा। 9 दूनी 18 हो गया। 18 के बाद 25 गिन लीजिए। 9 दूनी 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25। छठा 7वां नक्षत्र पड़ रहा है। 7 बचा, जो शेष बचेगा वही लेना है। 7। 7वें में बताइए कौन सा तारा अभी लिखा है यहाँ। 7 बचे तो कौन सा तारा? वध तारा। वध, वध माने अंत करना। बात समझ में आई किसी को? तो अब जब आप इस प्रकार से गणना करेंगे तो कब करेंगे? कृष्ण पक्ष के चंद्रमा के लिए। अगर जन्म तारा आ रहा है तो अच्छा है। अब नोट करिए हर तारा का प्रभाव। जन्म तारा अच्छा है, अगर उस मुहूर्त में आप अच्छा कर्म कर रहे हैं, अच्छे हैं, तो अच्छा। जन्म तारा मतलब जैसा करना है, जैसा करेंगे वैसा पाएंगे। जन्म तारा, मान लीजिए कोई मुहूर्त कर रहा है, मुहूर्त के समय पूजन कर रहा है, मुहूर्त के समय मान लीजिए मदिरा का सेवन कर लिया है, तो अब उस घर में रहने वाले लोग, जो आने वाली पीढ़ियां होंगी, वो मदिरा पान करेंगी। या फिर पहले से मदिरा पान कर रहा है व्यक्ति, उस घर के मुहूर्त के बाद और ज्यादा मदिरा पान करेगा। मतलब जन्म तारा मतलब उस समय आप जिस स्टेट में है, जैसा आचरण, हाव भाव, व्यवहार है, वही आगे भी कंटिन्यू होगा। दूसरा है जन्म तारा के बाद, दूसरा है संपत तारा। संपत मतलब संपत्ति देने वाला। संपत्ति मतलब ये नहीं है कि वो नगद रुपया देगा। संपत तारा है, घर का मुहूर्त कर रहे हैं तो हर प्रकार की संपत्ति, पैसा भी आएगा, अनाज भी रहेगा, वस्त्र रहेगा, घर के अंदर सामान, हर प्रकार की संपत्ति जो अष्ट संपत्तियां हैं सब मिलेंगी। यानी अच्छा है। 3 ताराएं इसमें बुरी होती हैं। तीसरा, 5वां और 7वां ये बुरा होता है। 3, 5, 7 बुरा है। 3 मतलब विपत तारा है। विपत तारा है, अगर उस दिन मुहूर्त कर रहे हैं तो विपत्ति आएगी। 4 क्षेम तारा है। क्षेम का अर्थ जानते हैं? कभी कभी ऐसे पूछा जाता है कुशल क्षेम बताइए, और क्या कुशल क्षेम है? उनका कुशल क्षेम आपने पूछा। क्षेम मतलब क्या होता है? कल्याण। तो अच्छी तारा में आएगा। प्रत्यरि माने प्रहार, हानि करना, तो प्रत्यरि गलत तारा में आएगा। अगर मुहूर्त के दिन का चंद्रमा और जन्म का चंद्रमा प्रत्यरि तारा में आ रहा है
तो मुहूर्त करने पर आपको चोट चपेट लग सकती है। 6 बचे तो साधक। साधक मतलब क्या होता है? साध्य, साधना करना यानी प्रैक्टिस करना, मेहनत। साधक तारा में मुहूर्त करेंगे तो काम आपका साध्य होगा। जिस प्रैक्टिस के लिए, जिस चीज के लिए काम कर रहे हैं वह चीज सधेगी, साध्य होगी, सिद्धि मिलेगी काम में। 7 है तो वध तारा। वध तारा में वही काम करिए जिसका अंत करना हो। बिजनेस बंद कर रहे हैं तो वध तारा में बंद करिए, सिमेटिए, कंपनी बंद करने के लिए एप्लीकेशन फॉर्म डालिए, कब वध तारा में बंद हो जाए, अंत हो जाए। कंपनी शुरू करने जा रहे हैं तब वध तारा में ना करिए, शुरू किए नहीं पहले ही वध कर दिए। वध तारा मतलब किसी भी चीज का अंत। घर का मुहूर्त कर रहे हैं और वध तारा में कर दिए भैया, तो देखिए कुछ ना कुछ अरिष्ट तो आना है, कुछ ना कुछ वध कर ही देगा। तो वध तारा नहीं ठीक है। 8 बचे तो मित्र तारा अच्छा है, 0 बचे तो मित्र का भी, मित्र परम मित्र हो जाएगा, अच्छा है। तो इस प्रकार से तारा चक्र भी देख लेंगे।